Assalamu alaikum to all of you. Welcome to lecture number 7 on operations research. आज के लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोग कंटिन्यू चले आ रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम लोग जो है वो कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में से कैनोनिकल फॉर्म, पिवटल ऑपरेशंस और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ जनरल फार्मूलेशंस उनकी हम लोगों ने डिस्कस की कि किस तरह से किसी प्रॉब्लम को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज अबाउट द फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो आज के लेक्चर के लिए ये ज़रूरी होगा कि जब आप लेक्चर के लिए बैठे हैं तो आप लोग अपने साथ जो है एक कॉपी और एक जो पेन है वो आपके पास ज़रूर हो, क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाएं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देता हूं कि आप जल्दी से एक कॉपी और पेन अपने साथ रख लें ताकि हम लोग जो है वो लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। आई होप कि आप लोगों ने पेन और कॉपी ग्रैब कर ली होगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। एंड टुडेज लेक्चर इज अबाउट बेसिकली द लीनियर प्रोग्रामिंग फार्मूलेशन। आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फार्मूलेट हम लोग किस तरह से करते हैं, यानी कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जो फार्मूलेशन है वो किस तरह से की जाती है। तो आज का बेसिक थीम हमारा ये है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका जो ओवरऑल लुक होता है वो किस तरह का होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो ये शॉर्ट डिस्कशंस हमारी चल रही थी लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग एक फिजिकल लाइफ में से, हमारे रियल लाइफ में से कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं। So the linear programming problem formulation is illustrated through the product mix problem. The product mix problem occurs in industry where it is possible to manufacture a variety of products. A product has a certain margin profit per unit and uses a common pool of limited resources. In this case, the linear programming technique identify the product combination which is maximize the profit subject to the availability of the limited resources of constraints. बेसिकली जो linear programming के प्रॉब्लम्स हैं, हम एक सिंपल से प्रॉब्लम जिसको हम प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम भी कहते हैं उससे स्टार्ट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है और वो किस तरह से प्रोडक्ट्स बना रही है। अब हमने करना क्या है, उस जो कंपनी जिसके लिए हम लोग ये प्रॉब्लम फार्मूलेट करने वाले हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। अब हमने क्या करना है कि उनकी जो प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन है वो और उनके जो प्रॉफिट्स उनको मिलते हैं प्रोडक्ट बनाने पे उनको मैक्सिमाइज करना है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट प्रॉब्लम, टुडेज फर्स्ट प्रॉब्लम, बेसिकली हाउ टू फॉर्म द लीनियर प्रोग्रामिंग। Objective of this today's lecture, basically today we have two lectures, so objectives of the today's lectures are to understand the formulation of linear programming problem from practical life, number one. Number two, to visualize the optimization procedure explicitly, to understand the different techniques associated with solution of linear programming problem, यानी कि कुछ हम लोग जो सॉल्यूशन के जो मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। टू डिस्कस एन एग्जाम्पल विथ टू डिसीजन वेरिएबल्स, बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ दो डिसीजन वेरिएबल्स पे वर्कआउट करने वाले हैं, यानी x1 और x2, इससे ज़्यादा नहीं। और इसका भी रीज़न है कि क्यों ये दो वेरिएबल ही, क्यों इससे ज़्यादा क्यों नहीं। इंशाल्लाह जब हम लोग आगे क्लासेस में आएंगे तो शायद ये भी आपको पता चल जाएगा कि हमने इस क्लास में सिर्फ दो डिसीजन वेरिएबल्स की बात ही क्यों की थी। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फार्मूलेशन। सो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास। अब इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से पहले मैं रीड आउट करता हूँ, जो मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें हैं क्या।
For example, there is an industry that manufactures two types of product. How many types of products we have? We have two type of products. It's a real life problem. P1 is a product and we have another product that is equals to P2. We have two products, P1 and P2. If you feel any difficulty at any moment, let me know by text. So there are the P1 product and P2 product. The profit per kg, basically profit per kg, basically जो वो दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो उनका जो यूनिट है वो इन केजी में है, यानी कि वो किलोज में कोई चीजें बना रहे हैं, और जो प्रॉफिट उस कंपनी को होता है बेसिकली डेफिनेटली इस प्रॉब्लम ये समझ लें कि आपने उस प्रॉब्लम के लिए डेटा कलेक्शन की है। ये जो टेबल एग्जांपल 1 जो पहला जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है, आपको पता है कि हम लोग फिजिकली सर्वे करते हैं या वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो द प्रॉफिट पर केजी ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर, जो प्रॉफिट है वो कितना है 30, पहली प्रोडक्ट पे पर केजी पे 30 प्रॉफिट है, और दूसरी प्रोडक्ट जो P2 है उस पे जो प्रॉफिट है वो 40 है। यानी कि देयर इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स से P1 एंड P2 and the company earns the profit 30 rupees 30 on per kg from product P1 and rupees 40 from product P2। I hope यहाँ तक तो ये बिल्कुल सिंपल था और ये बहुत आसान था। तो ये आपने डेटा पॉइंट्स अपने जो आपको मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि आप लोगों को जो है वो कॉपी और पेन आज के लेक्चर में जरूर अपने साथ रखना होगा। यहाँ तक ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल था। एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट्स बना रही है, से एक P1 है और एक P2 प्रोडक्ट बना रही है, और उस कंपनी को जो प्रॉफिट होता है दैट इज ऑन पर केजी। डू रिमेंबर दैट पर केजी, हर किलो पे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो ₹30 है और ₹40 है। 30 रुपीज जो है वो प्रोडक्ट 1 पे हो रहा है और 40 जो है वो प्रोडक्ट 2 पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पेट्रोल पंप के एग्जांपल्स देता रहा हूँ कि कोई ऐसा पेट्रोल पंप है जिसपे सीएनजी भी है और आपके पास पेट्रोल भी है और सीएनजी भी है, तो आप समझ लें कि P1 जो है, अगर आप इसको अपनी बिल्कुल रियल लाइफ में लेके जाना चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा समझ लें कि एक पेट्रोल पंप है जो जिसपे आपके पास P1 समझ लें कि आपका पेट्रोल है और P2 जो है वो आपकी सीएनजी की फिलिंग है, और उनको जो प्रॉफिट होता है 30 रुपीज पर केजी, और यहाँ पे केजी की जगह फिर आप लीटर कर देंगे। तो हम फिजिकल लाइफ में से इन्हीं प्रॉब्लम्स को चेंज करके हमारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग मॉडल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक आप लोगों को ये शायद क्लियर हो गया होगा। दीज टू प्रोडक्ट्स रिक्वायर प्रोसेसिंग इन 3 टाइप ऑफ मशीन्स। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स बनती हैं, ये P1 और P2, लेट मी चेंज द कलर, आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स, आई थिंक इट्स बेटर टू चूज ग्रीन कलर। ये जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं से P1 और P2, इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्या हो रहा है, these two products requires a processing in 3 types of machines। we are using 3 type of machines, 3 तरह की machines यूज हो रही हैं प्रोडक्ट P1 को बनाने के लिए और P2 को बनाने के लिए। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल हो गया प्रॉब्लम। दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, एक प्रोडक्ट पे 30 रुपीज पर केजी प्रॉफिट है, एक पे 40 रुपीज पर केजी प्रॉफिट है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए 3 तरह की मशीन्स अप्लाई हो रही हैं, लग रही हैं। द टेबल शोज द अवेलेबल मशीन आवर्स। अब आपको ये नीचे जो टेबल, ये वाला जो टेबल मिला है, इसमें आपको मशीन आवर्स मिले हुए हैं। मशीन आवर से मुराद ये है कि कितना टाइम मशीनें ऑपरेट होती हैं। जो मोस्ट ऑफ द, मैं अपनी बातों में आपके साथ बातें करता रहता था, आपको कहता रहता कि मशीन आवर्स होंगे, मजदूर कितना काम करेंगे, क्या कौन सी चीज कितना टाइम काम करेगी, तो अब वो मशीन आवर्स हैं। फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग टेबल शोज अवेलेबल मशीन आवर्स, यानी कि जो मशीनें हैं वो कितना टाइम चलती हैं, ये वाले मशीन आवर्स पर डे, and time required on each machine to produce 1 kg of P1 और P2। अब आपको यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन मिली हुई है, एक तो मशीन आवर्स मिले हुए हैं और दूसरा
आपको रिक्वायर्ड टाइम मिला हुआ है कि P1 दो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कितना कितना टाइम और कितने कितने मशीन आवर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन इज फार्मुलेट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली वी आर गोइंग टू फॉर्म अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फ्रॉम द डेटा दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। सो मशीन 1 जो है P1, बेसिकली ये आपका प्रॉफिट है जो ऑलरेडी हमें मिला हुआ है 30 एंड 40। और ये जो कॉलम है ये वाला अगर आप देखें तो टोटल अवेलेबल मशीन आवर्स हैं, यानी कि कौन सी मशीन कितने घंटे ऑपरेट हो रही है। जो मशीन 1 है वो आपकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो उसके 3 यूनिट्स बनाती है। ये किस प्राइस है, यानी कि ये ऑलरेडी गिवन है हमें ₹30। जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट पे हमारे ₹30 चार्ज हो रहे हैं, यानी कि जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। और सेकंड प्रोडक्ट पे हमें 40 प्रॉफिट मिल रहा है, जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन था, वो इस टेबल में लिखा हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेबल नहीं मिलता। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस प्रॉब्लम में हमें टेबल मिल गया है। लेकिन जब आप फिजिकल रियल लाइफ में से डेटा लेंगे तो ये टेबल भी आप खुद बनाएंगे, जो कि ऑपरेशन रिसर्च का काम है। बहुत सी स्टडी करने के बाद ये टेबल बना होगा, पहला प्रोसीजर। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ मॉडल होती है, जो डेटा हम गैदर करते हैं, जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं, उसमें से हम लोग मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एग्जांपल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती है कि हमें टेबल और डेटा मिला हुआ है। लेकिन जो रियल प्रोसीजर है ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च, यू हैव टू कलेक्ट डेटा, खुद से आपने उसको कलेक्ट करना होता है। तो जो मशीन 2 है, मशीन 1 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मशीन 1 में रुपीज जो प्रोडक्ट 1 बनती है उसके 3 यूनिट्स बनते हैं, यानी समझ लें कि 3 kg है ये। अगर यूनिट यहाँ पे kg में मिला हुआ है पर kg, तो शायद ये 3 kg है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1000 में यूनिट है तो 3000 kg है, लाख में है तो 3 लाख kg है। बट यहाँ आप सिंपल वर्ड्स में हम कह देते हैं कि चले हमारे पास 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है मशीन 1, किसके, फर्स्ट प्रोडक्ट के। टोटल प्रोडक्ट कितनी है, 2 हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट के वी हैव 3 यूनिट्स फ्रॉम मशीन 1 एंड 2 यूनिट्स ऑफ मशीन 2। और टोटल जो हमारे पास घंटे हैं, आवर्स, 600 घंटे ये मशीन वर्कआउट करती है, यानी कि टोटल जो मशीन आवर टाइम है वो हमारे पास 600 है। और ये प्रोडक्ट जो P1 है वो बनाती है 3 और प्रोडक्ट P2 जो है वो बनाती है 2। सिमिलरली मशीन 2 जो है वो भी 3 यूनिट बना रही है प्रोडक्ट के, और दूसरी मशीन जो है दूसरी प्रोडक्ट के 5 यूनिट। लेकिन जो सेकंड मशीन है वो 800 घंटे ऑपरेट होती है, मैक्सिमम उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 800 घंटे है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। और एंड मशीन 3 बेसिकली व्हाट इज गोइंग, मशीन 3 इज गोइंग टू डू बेसिकली, तो जो प्रॉफिट था हमारा वो 30 एंड 40 था। और जो मशीन 1, 2 और 3 तीन मशीनें पैरेलल ऑपरेट हो रही हैं। और जो मशीन 2 दो मशीनें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड मशीन जो है वो टोटल उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं, 1100 घंटे हैं। और वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, 500 और 5 एंड 6। अब क्वेश्चन ये है कि इस डेटा में से हम लोगों ने मॉडल बनाना है। मॉडल बनाने के लिए हमें तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, बेसिकली हमने करना क्या है, हमें यहाँ पे जो उसकी कॉस्ट मिली हुई है ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स, ये वाली, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम जो है हमने इस प्राइस को मैक्सिमाइज करना है। और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रेंट्स बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, वो इस मशीन आवर्स, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इस मशीन पे, ये वाले जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनमें से हम लोग क्या बनाएंगे, अब हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ से डिजाइन होंगे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूँ। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी इस प्रॉब्लम की, शायद आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम फार्मुलेट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि लेट x इज द अमाउंट ऑफ P1। x1 जो हम डिसीजन वेरिएबल्स लेते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि x1 जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, वो P1 है, यानी कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो x1 है। और जो सेकंड अमाउंट होगा P2 का, यानी कि प्रोडक्ट 2 का जो अमाउंट होगा वो दैट इज x2।
So in order to maximize the profit, we establish the objective function as maximize, क्योंकि अब हमने करना क्या था, हमने ये 30 और 40 जो है हमें वहां पे लास्ट टेबल में मिला हुआ है जो इसकी कॉस्ट आ रही थी, तो हमने क्या किया, x1 और x2 दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराए जिसे हम डिसीजन वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो हम लोगों ने, वी हैव टू डिसीजन वेरिएबल्स, लेट्स से x1 एंड x2, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हम लोग जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होगा, अब हम लोग सिंपली ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोगों ने बना लिया, यानी कि अगर हमारे पास x1 एंड x2 अमाउंट्स हैं उस प्रोडक्ट के, तो हम कितना x1 प्रोड्यूस करें और कितना अमाउंट ऑफ x2 प्रोड्यूस करें, ताकि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमाइज का हो जाए। आई होप कि आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बना। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो आपने हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है इसका। अब जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कैसे बने हैं, डेफिनेटली आपको अंदाजा होगा कि दोबारा से थोड़ा सा स्लाइड पे बैक जाता हूं, तो देखें जो मशीन 1 है वो कितनी है, 3 और 2 यूनिट्स, कितने टोटल कितने घंटे ऑपरेट हो रही है, 600 घंटे। इसका मतलब है 3 इंटू x1, यानी कि x1 वो आपका प्रोडक्ट अमाउंट होगा, क्योंकि अब ये कंट्रोलेबल इनपुट होगी, कितना वेरी कर सकती है। 3x1 इंटू प्लस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 600। तो ये देखें लेस देन आर इक्वल टू 600, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि यहाँ पर लेस देन वाली सैंपल क्यों अप्लाई हुई है। लेस देन आर इक्वल टू इसलिए हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम है, टोटल टाइम अवेलेबल जो मैक्सिमम टाइम है वो ये है 600। मशीन इससे कम चल सकती है, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। मैक्सिमम 600 घंटे है, उससे कम चल सकती है लेकिन उससे ज्यादा ऑपरेट नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग लेस देन सैंपल हियर। सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट को अगर आप देखें, तो अगर आप बैक चलें तो देखें यहाँ पे क्या है, 3x1 5x2 लेस देन आर इक्वल टू 800। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन आर इक्वल टू 800। ये देखिए आप, और 5x1 प्लस 6x2 लेस देन 1100। तो ये हम लोगों ने तीसरा कंस्ट्रेंट भी यहां से डिजाइन कर लिया। और लास्ट में आपको याद होता है कि हम नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो जरूर अप्लाई करते हैं, दैट आर x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लेते हैं। देखें अगर दो प्रोडक्ट्स P1 एंड P2 है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोडक्ट लेस देन 0 बनाई जा सके। आई होप कि आप लोग मुझे समझ रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया? कंफर्म कर दें, आप टेक्स्ट में मैसेज लिख सकते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो हम अगले प्रॉब्लम की तरफ चलें। तो ये जो सिनारियो है ये बेसिकली हम लोगों ने जो है एक फिजिकल मॉडल जो है वो हम लोगों ने बना लिया फ्रॉम आवर रियल लाइफ। और आई होप कि आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह के से प्रॉब्लम्स बनाएंगे। स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि सर व्हाई वी आर एडिंग हियर, हम सबट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे। सबट्रैक्ट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स ऐड होंगी। सबट्रैक्ट यहाँ पे बनता ही नहीं है। दो प्रोडक्ट्स P1 और P2 हैं और मशीन 1 और 2 दोनों एक साथ चल रही हैं, तो दोनों सबट्रैक्ट नहीं होंगी। दो चीजें एक साथ वर्कआउट करें A और B दोनों, तो इसका मतलब है एडिशन होती है, सबट्रैक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सबट्रैक्शन वाला केस शायद कहीं होगा तो मैं आपको वहां पे वो क्लियर कर दूंगा। तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि हम लोगों ने फार्मूलेट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो दूसरे प्रॉब्लम में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ फार्मूलेशन विथ डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स थे वो आपके के सारे लेस देन के टाइप के थे। ये आप देखें यहाँ पे सारे लेस देन के टाइप के थे
और ये प्रॉब्लम बहुत आसान था, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। यस, ये 600 जो है ये एक दिन के लिए नहीं है, ये आपके टोटल मशीन आवर्स हैं। तो मे बी ये डेटा 600 डेज अगर आप आवर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन नहीं होगा, फिर ये जितने भी बने, 1 महीना बने, 6 महीने बने, 3 महीने के लिए डेटा रिकॉर्डिंग है, तो ये एक दिन के लिए नहीं है। ऑब्वियस ये सीधी सी बात है, अंडरस्टूड है, ये कॉमन सेंस है, सीधा सीधा। 600 घंटे अगर होंगे तो डेफिनेटली आप इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको डेज जो है मिल जाएंगे। ये टोटल में मिले हुए हैं, टोटल मशीन आवर्स। 600 घंटे एक दिन में कैसे चलेगी मशीन, ये समझ लें कि ओवरऑल डेटा आपको मिला हुआ है ये, लेकिन ये यूनिट जो है ये आपको आवर्स या डे में मिला हुआ है, यानी कि ये दिन या घंटे, यहाँ पे आवर्स भी लिखे हैं, डे भी लिखे हुए हैं, यानी कि ये घंटों में है, आप इसको डे में चेंज कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है। अब 2.3 की तरफ चलते हैं, फार्मूलेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि किसी भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स की तरफ चलते हैं। अब किसी भी एक प्रॉब्लम में जो है वो डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट्स आपके हो सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कि अब जो है वो किस तरह के आपके कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। नाउ हियर इज अनदर प्रॉब्लम, दैट इज एग्जांपल 2.3। अब इस प्रॉब्लम में हमें कोई भी टेबल नहीं मिला हुआ, सिंपल हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मिले हुए हैं। अ कंपनी ओन्स 2 फ्लोर मिल्स, एक कंपनी है जिसके पास 2 फ्लोर मिल्स हैं, से फ्लोर मिल ए एंड फ्लोर मिल बी, which have different production capacities of our high, medium and low quality floor। वो 3 तरह के जो हैं वो आपके प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती हैं, यानी कि प्रोडक्ट उनकी एक ही है लेकिन उसकी क्वालिटीज 3 हैं। एक वो हाई क्वालिटी का फ्लोर बना रही हैं, दूसरा मीडियम है एंड थर्ड इज लो क्वालिटी। The company has entered a contract to supply floor to firm every month। हर महीने वो किसी फर्म को जो है वो फ्लोर सप्लाई करते हैं। मंथ विथ एटलीस्ट 8 कम से कम 8, एटलीस्ट माना कम से कम इतना होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये पेन से नोट करें अपनी डायरी पे। हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स लिखे हैं, 2 मिल्स हैं, मिल ए और मिल बी। चैट को फिलहाल छोड़ दें, आप लोग लेक्चर पे ध्यान दें, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पेज पे नोट करते जाएं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं ये बेमाना क्वेश्चन है, जब ये लेक्चर खत्म होगा तो इन क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं होगी। लेट मी फिनिश, और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन इस लेक्चर में ही आंसर हो जाएंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ वो करें, आप सिर्फ एक कॉपी पेन लें और डेटा को नोट करते जाएं। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो प्लीज आप क्वेश्चंस नोट कर लें, और इन द लास्ट डेफिनेटली हमारे पास 20 मिनट होते हैं और वो मोर देन इनफ टाइम होता है डिस्कशन के लिए, तो क्वेश्चंस को हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेते हैं। डोंट वरी अबाउट क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट यहाँ पे मैंने आपको रेड करके दिया है, आप ये नोट कर लें। फर्म एवरी मंथ विथ एटलीस्ट 8, 12 एंड 24 आवर क्वांटल्स ऑफ हाई, मीडियम, लो रिस्पेक्टिवली। मना मिनिमम एटलीस्ट 8, 12 और 24, यानी कि 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं। हाई कितनी है, उसके लिए 8 है, मीडियम के लिए कितनी है, उसके लिए 12 है, और लो क्वालिटी कितने हैं, 24 क्वांटाइल्स। यानी कि ये उनको क्या करना होता है, सप्लाई करनी होती है, यानी कि उनकी जो मैक्सिमम सप्लाई है, मिनिमम ये है, तो मिनिमम ये है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। अब यहाँ पे अब ये चीज नोट करने वाली है, ऑफ हाई, मीडियम एंड लो रिस्पेक्टिवली। इट कॉस्ट कंपनी को जो कॉस्ट पड़ रही है ₹2000 किस पे पड़ रही है, एंड ₹1500 पर डे टू रन मिल ए एंड बी। अगर वो मिल ए को रन कर रही है पर डे, जो मिल ए को चलाने के लिए, इस मिल को चलाने के लिए उनको पर डे पे दे नीड 2000।
and similarly for mill B they need 1500 per day to run mill A and B respectively. यानी कि जो कॉस्ट हो रही है 2000 फॉर मिल A एंड रुपीज 1500 फॉर B. अब आप ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सर 2000 तो बहुत कम पैसे हैं और एक फ्लोर मिल को चलाने के लिए 2000 कम होते हैं. तो बेटा ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है ताकि आप चीजों को समझ जाएं. डेफिनेटली 2000 से फ्लोर मिल नहीं चलेगी या 1500 से फ्लोर मिल नहीं चलती, लेकिन ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको एग्जाम्पल्स की तरह लाइट लें. ऑन अ डे, एक दिन पे, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है. ऑन अ डे, एक दिन के लिए डेटा है ये हमारे पास. मिल ए प्रोड्यूस 624, जो मिल ए है वो उसके ये प्रोडक्शन है, और ये 624 यानी कि हाई लो, हाई मीडियम एंड लो एंड क्वालिटी ऑफ फ्लोर. एंड मिल 2 जो है, मिल बी जो है वो 2 4 12 ये प्रोडक्शन कर रही है. हाउ मेनी डेज पर मंथ शुड ईच मिल बी ऑपरेटेड इन ऑर्डर टू मीट द कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मोस्ट इकोनॉमिकली. यानी कि हम लोगों ने अब जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है उसको मीट करना है. अब कॉन्ट्रैक्ट क्या था हमारे पास, प्रोडक्शन कैपेसिटीज आपको मिली हुई हैं और ये इनकी जो है, यानी कि अब हमने इसकी जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना है और मशीन की जो कॉस्ट है वो कम करनी है. यानी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन हमें ज्यादा मिले और जो मशीन की कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए. थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को एक दफा रीड आउट करें, थोड़ा सा सोचें अपने माइंड में कि इसका जो लीनियर प्रोग्रामिंग बनेगी वो किस तरह से बनेगी. थोड़ा सा सोच लें, उसके बाद मैं इस प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व करता हूं. सो आई होप कि आप लोगों ने सोच लिया होगा और शायद कुछ स्टूडेंट ने कोशिश भी की होगी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग कैसे बनाएं इसका. तो सबसे पहला जो होगा, इसमें हमारे पास दो चीजें हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो इस प्रॉब्लम में बिल्कुल आपको क्लियरली मिला हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो किस तरह से बनेगा. तो डेफिनेटली अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 2000. यानी कि अगर हमारे पास कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे दो है हमारे डिसीजन वेरिएबल्स, यानी कि हमारे पास फ्लोर मिल्स कितनी हैं, दो हैं. तो हम लोग दो फ्लोर मिल्स के लिए से हम लोग दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे भी हुए हैं. वी हैव टू डिसीजन वेरिएबल्स से x1 एंड x2. अगर हम दो वेरिएबल्स ले लें फॉर x1 एंड x2 तो क्या होगा, यानी कि जो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो किस तरह से बनेगा. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि कॉस्ट हमें मिली हुई है, कॉस्ट को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं. ये आप याद रख लें, हम लोग कॉस्ट को हमेशा क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे. अगर कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन हमें मिलेगी वो मैक्सिमाइज होगी और इकोनॉमिकल होगी. इसका मतलब है वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट. तो कॉस्ट फंक्शन डिजाइन करना आसान है बिल्कुल. किस तरह से डिजाइन होगा, वी हैव जस्ट सिंपली हैव टू राइट. आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लें अपने पेज पे 2000 और x1, क्योंकि x1 हम लोगों ने वेरिएबल लिया, और आप वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, दे आर नॉट फिक्स. यानी कि अगर आपने x1 मशीन बी के लिए ले लिया और x2 मशीन ए के लिए ले लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मॉडल में. दीज आर जस्ट कंट्रोलेबल वेरिएबल्स. प्लस, और लास्ट में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर हम माइनस क्यों नहीं कर रहे. बेटा देखें, जो कॉस्ट फंक्शन आपको मिला है, आप कॉस्ट इसमें से माइनस कैसे करेंगे. कॉस्ट, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो दोनों ऐड होंगी, माइनस नहीं होंगी. तो इसलिए आई एम गोइंग टू ऐड देम 1500 और x2. मेरे ख्याल में आप लोगों ने कितनों ने ये कॉस्ट फंक्शन लिखा था, जिसने कॉस्ट फंक्शन ये लिखा था वो चैट में मुझे थोड़ा सा श्योर कराया कि हमने ये पहले लिख लिया था. आई एम वाचिंग योर चैट.
41 सेज मैंने, ठीक है, 11 सेज मैंने, 21 सेज, 41 सेज, 13 सेज मी, यस 4, बाकी कहाँ हैं सारे? 15, यस वेरी गुड, 58, यस वेरी गुड, 43, 16, परफेक्ट। बाकी स्टूडेंट्स 37 एंड ओके। अब इसके जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं वो किसी ने लिखे हैं? एनी वन फ्रॉम यू, अगर किसी ने कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं तो प्लीज लेट मी नो कि आपने इस मॉडल के कंस्ट्रेंट्स भी लिखे हैं, वरना मैं लिखता हूं जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, हरी अप। कंस्ट्रेंट्स किसने लिखे हैं? लिखे कि मैंने कंस्ट्रेंट लिखे मैसेज में कि मैंने कंस्ट्रेंट्स भी लिखे हैं। कंस्ट्रेंट्स किसी ने नहीं लिखे। तो बेसिकली यहां पे देखिए हमारे पास जो है दो डेटा थे, दो डेटा पॉइंट, दोबारा वापस चला जाता हूं। इंटर कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई एवरी मंथ, किसी को सप्लाई करना है, मैक्सिमम मिनिमम कितना है? एटलीस्ट 8, 12 एंड 24। जो मिनिमम सप्लाई है वो कितनी है? 8, 12 और 24। अच्छा, अब जो इसकी जो आउटपुट्स हैं, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट्स हैं वो कितनी है? 6, 2, 4, 2, 4 एंड 12। तो अब थोड़ा सा सोच लें, शायद अब आप लोगों को समझ में आ गई हो कि अब ये कैसे बनेगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो। ये देखें, जो हमारे पास जो मैक्सिमम सप्लाई थी, यानी कि द कंपनी हैज एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई टू अ फर्म एवरी मंथ, कितनी? 8, मिनिमम 8 और 12 और 24। ये 8 किसके थे? ये 8 वो हाई क्वालिटी का था सप्लाई, और मीडियम कितनी सप्लाई करेगा? 12, और जो लो क्वालिटी कितनी है? 24। इसका मतलब है जो आपके पास बाउंड्रीज मिलेंगी कंस्टेंट की वो 3 मिली हैं, 8, 12 और 24। लेकिन यहां पर जो सैंपल है वो कौन सी है? एट लीस्ट है, यानी कि कम अज कम इतनी है, इससे ज्यादा सप्लाई भी हो सकती है। इट मींस इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू यूज लेस देन सैंपल। लास्ट क्लास में, लास्ट एग्जांपल में बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे व्हाई वी आर नॉट यूजिंग ग्रेटर देन, तो वहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी मिली थी, उससे ज्यादा मशीन आवर्स हो ही नहीं सकते थे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लेस देन। पर इन दिस केस वी हैव मिनिमम सप्लाई 8 से क्वांटल्स है, या कोई भी यूनिट क्वांटल्स है, क्विंटल्स एक स्मॉल यूनिट होता है, मिनिमम 8 है। 8 लीस्ट का मतलब है मिनिमम, उससे ज्यादा सप्लाई पॉसिबल है हमारे लिए, दैट्स व्हाई इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज ग्रेटर देन सैंपल। तो ग्रेटर देन सैंपल कितना, किस तरह से होगा? तो अ मिल प्रोड्यूस, जो फर्स्ट मिल है वो कितनी प्रोड्यूस कर रही है? 6, किसकी? आपकी हाई क्वालिटी की 6 इसकी, और जो मिल 2 है वो कितनी प्रोड्यूस कर रही है? 2, किसकी? हाई क्वालिटी की। ये देखें, इसका मतलब है जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगा वो होगा 6x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू हाउ मच? 8। आई होप कि आपको समझ में आया। यू हैव 30 seconds to form other two constraints. लेट मी नो कि आप लोगों ने फॉर्म कर लिए कि नहीं, जल्दी कर लें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जीरो थ्री सेज मैंने कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं। 03 यू कैन शेयर योर स्क्रीनशॉट हियर, हरी अप। 21 and 03 share your screenshots.
यस, 11 ने सेंड कर दिया है। 03 वेयर यूर स्क्रीनशॉट, हरी अप। 58 said I didn't get sir. Okay, no problem. I'm trying to do something that shall make easy for you. Yes, 11 your constraints are perfect. So 11 ने ये सॉल्व करके देखें, भेज दिया है, ये बिल्कुल सही किया है। अब जो सेकंड कंस्ट्रेंट होगा वो क्या होगा? सेकंड कंस्ट्रेंट में आप लेंगे 2x1 यहां से, ये किसके लिए होगा? मीडियम के लिए, ये आ गया मीडियम, और 4x, ये देखें ये 4x1 x2 सॉरी ये मीडियम के लिए, और इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है आपके पास? 12। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, यानी कि 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। yes 16 you are right. And last constraint we have, that is 4x1 for low quality plus 12x2 greater than or equal to how much? That is equals to 24। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा वाई वी आर यूजिंग ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे एट लीस्ट था। अगर यहाँ पे एट मोस्ट होता, एट मोस्ट, तो हम लोग फिर लेस देन वाली इनइक्वालिटीज को यूज करते कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ये है। अब यहाँ पे हमें मिनिमम प्रोडक्शन मिला हुआ है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, यू कैन सी हियर। नाउ वंस प्लीज रीड द होल क्वेश्चन अगेन and try to understand. If you feel anything that you are not getting, let me know in the text and I shall guide you. You have 1 minute to review this question. I am going back toward that question and you can read this. Here we go. So please read this and try to write your own linear programming problem. You have 1 minute. I'll be back in 1 minute inshallah. ओके, अब आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना था। एक तो आपको जो कंफ्यूज करेगी लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो ऑब्वियसली ये जो चीजें हैं कि यहाँ पे जो सैंपल्स हैं वो कौन से अप्लाई होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन कैसे मिली। अब शायद आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि फील्ड में प्रॉब्लम किस तरह के होंगे, और किसी एक प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है कि सारे कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन हो, सारे कंस्ट्रेंट्स लेस देन हो, मिक्स कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंडीशंस किस तरह की है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग जस्ट 2 कंट्रोलेबल और 2 डिसीजन वेरिएबल्स। आगे आपके जब आप फिजिकल लाइफ में से मॉडल बनाते हैं तो उसमें इनफाइनाइट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशंस हैं, तो ये आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अब शायद आप लोगों को जरूर अंदाजा हो गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग की फार्मूलेशन किस तरह से होती है, और ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हुआ। वी जस्ट फार्मूलेटेड द मॉडल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो भी कोई मसला नहीं है, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम दोबारा से जो है वो इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि इस लेक्चर को करने के लिए यू नीड अ कॉपी एंड पेन, ताकि हम साथ साथ सिर्फ थ्योरी को रीड आउट करना मेरा हरगिज मकसद नहीं है। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जितना बेहतर ऑनलाइन एजुकेशन को किया जा सके, जितना ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व होकर इसमें स्टडी करेंगे तो उतना ही ज्यादा बेहतर मजा आएगा इसमें से। मैं अपनी तरफ से रियली पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर, बड़े आराम से, बड़े सुकून से समझाने की कोशिश करूं। अब आप जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट करें और साथ साथ जो चीजें हैं उनको करते जाएं प्रैक्टिस, ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए।
तो अब मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तकरीबन सब स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, सबको समझ में आना शुरू हो गया। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कि आप लोगों को मैथमेटिक्स भी ऑनलाइन समझ में आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हम लोगों ने मिल के आगे बढ़ना है और हम लोगों ने ट्राई करना है कि हमें जो सारी चीजें हैं वो कवर कर लें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अगर आपको ओके हो गया है तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब बढ़ रहा हूं। अब देखते हैं कि अगले प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है। ये प्रॉब्लम मैंने आपका लिया है जी, आपकी जो बुक है हमदे ताहा का प्रॉब्लम है, बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आपको मिल जाएगा, या जहां भी आप इंटरनेट पे ये प्रॉब्लम लिखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इसका सलूशन जो है वो मिल जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को आप लोगों के लिए रीड आउट कर देता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये प्रॉब्लम आप लोग मेरे लिए सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, लेकिन इसमें मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें क्या है। रेडी मिक्स प्रोड्यूस बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स। दो तरह के पेंट्स बना रहे हैं, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर पेंट्स है। रंग बनाने की शायद कोई कंपनी है, पेंट्स एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर पेंट एंड एक्सटीरियर पेंट, दो वैरायटीज हैं हमारे पास। Two raw materials, they use two type of raw material, say M1 and M2. They are using M1 and M2 two raw materials, and the following tables provide the basic data for the problem. raw material 1 जो है वो एक्सटीरियर पेंट में कितना, फॉर एग्जांपल 6 यूनिट पर टन है, ये 6 टन यूज हो रहा है, और इंटीरियर पेंट जो है वो 4 टन यूज हो रहा है, और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी है, 24 है फॉर रॉ मटेरियल 1 के लिए। और दो तरह के टाइप्स हैं, एक एक्सटीरियर पेंट है, एक इंटीरियर पेंट है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, अब मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है तो मेरे ख्याल में आप लोग यहां पर समझ गए होंगे कि कौन से टाइप की इनइक्वालिटी होगी। यस, आई एम अगेन वेटिंग फॉर योर चैट मैसेजेस के जी इनइक्वालिटी टाइप कौन सी होगी। क्या मैं लेस देन वाली इनइक्वालिटी यूज करूंगा या ग्रेटर देन वाली? आई एम वाचिंग यू, मॉनिटरिंग योर चैट एंड आई वांट योर आंसर्स, हरी अप। 43 says less than, 16 says less than, and 15 says less than. Yes, rest of the, I have about 50 attendees, and what are the rest students are doing? Hurry up, I am waiting for your answers. Think about it. Maximum daily availability, that is in tons, and what I am going to use, less than sample or greater than sample inequalities. Only 4 students had answered yet. Okay, they are not, I think they are not interested in answering, so we are moving ahead. So yes, obviously यहाँ पे मैक्सिमम डेली कैपेसिटी है, इसका मतलब है इस कैपेसिटी से ऊपर रॉ मटेरियल हमारे पास है ही नहीं, तो डेफिनेटली जो भी सिनारियो बनेगा इससे लेस देन बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ये है हमारे पास, और मैक्सिमम सेकंड रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास कैपेसिटी ये है, और जो प्रॉफिट पर टन है, यानी कि जो प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है वो कितना है, 5 और 4 पर टन पे, मे बी इन डॉलर्स या रुपीज, नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस in these things ke what we are doing, we are just interested in number of units. The daily demand for interior paint cannot exceed that for exterior paint by more than 1. जो आपकी the daily demand for the interior paint cannot exceed that for exterior paint by more than 1 ton. ये चीज जरा सा नोट कर लें, इसको अगर आप मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म करें तो आपके पास क्या आने वाला है, अगर आप थोड़ा सा सोचें इसको, इस जुमले को थोड़ा सा सोच लें, द डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट कैन नॉट बी एक्सीड दैट फॉर एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1। इस जुमले को आप थोड़ा सा देख लें। आल्सो द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन्स। द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन। ये आपको एक्स्ट्रा कंडीशंस गिवन है यहाँ पे थोड़ी सी, अगर आप इस प्रॉब्लम को दोबारा से रीड करें, एंड द रेडीमिक वांट्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स,
वो दोनों को बेहतरीन तरह का उनका मिक्सचर बनाना चाह रहा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का इस तरह से प्रोडक्शन हो दैट मैक्सिमाइज द डेली प्रॉफिट, उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब हमने इसमें से जो है वो मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर आप चाहें तो आपके लिए 1 मिनट मैं छोड़ देता हूँ, ट्राई करें। अगर आप लोग 1 मिनट के अंदर मॉडल इसका लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं आप लोगों के लिए इसकी मॉडलिंग करता हूँ। यू हैव 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट। तो अगर किसी ने इसका मॉडल बना लिया है तो शेयर कर सकता है। यू कैन शेयर योर स्क्रीनशॉट। मेरा ख्याल ये मॉडल किसी से नहीं बना, या शायद आप लोग बना रहे हैं। चले मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। यू आर रियली क्लोज टू रियल वन। लेकिन मैंने यहाँ पर दो चीजें और भी इनलाइट की थी। एक ये वाला कंडीशन भी आपने मिस कर दी है, और ये कंडीशन भी आपने मिस कर दी है। फॉर एग्जाम्पल अब आप थोड़ा सा दोबारा से अपना मॉडल रिव्यू करें। यू आर रियली क्लोज टू रियल वन। द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन। मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी है? 2 टन है। और क्या है, किसकी है? इंटीरियर पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सटीरियर को x1 लिया है और इंटीरियर को अगर आपने x2 लिया है तो आप कुछ कंडीशंस जो है वो मिस कर रहे हैं। प्लीज रिव्यू, ये वाली कंडीशन को रिव्यू करें और इस लाइन को जो है उसको रिव्यू करें। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की है। चले मैं ये प्रॉब्लम, अब आप काफी टाइम हो चुका है, टाइम कम है हमारे पास, तो मैं अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम किस तरह से होगा। पहला टेबल जो आपको मिला है ये तो बहुत आसान है, सिंपल, हर चीज गिवन है। आपने सिर्फ क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन अगर आप बनाएंगे तो अगर आप x1 ले रहे हैं एक्सटीरियर पेंट्स को और x2 अगर आप ले रहे हैं इंटीरियर पेंट्स को, यानी कि दो कंट्रोलेबल वेरिएबल आपने असाइन कर देने हैं। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, यू गाइस आर फ्री टू चूज। तो से मैंने यहाँ पे x1 और x2 ले लिए हैं फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा, डेफिनेटली जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन बनेगा। और दूसरी बात ये कि हमने में क्या करना है, मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। ये प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखें मिला भी हुआ है और हमने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब है ये प्रॉफिट जो है वो सॉरी, ये क्वेश्चन जो होगा ये हमारा मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा। और दूसरी बात ये कि इसमें आपको जो मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी है वो ये है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी मिली है। तो इसका मतलब है कोई चीज इससे बड़ी नहीं होगी, इससे छोटी ही होंगी सारी जितनी भी इनइक्वालिटीज बनेंगी। तो जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन बनेगा दैट विल बी 5x1 प्लस 4x2, वो हमारा बन जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। आई होप कि प्रॉफिट फंक्शन तो सबको क्लियर होगा कि ये किस तरह से बन गया। उसके बाद आपके पास है जी कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स किस तरह से डिजाइन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़े आसान है लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है। तो थोड़ा सा टेक्निकल इस तरह से है कि जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगा वो होगा 6x1 प्लस 4x2 लेस देन आर इक्वल टू 24। और लेस देन सैंपल इसलिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो मिली हुई है। सेकंड कंस्ट्रेंट हमारा होगा रॉ मटेरियल 2 के लिए 1x1 प्लस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने बड़ी आसानी से ये समझ में आ भी गया होगा और आप लोगों ने ये कर भी लिया होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती आप ये कर रहे हैं कि आप
चीज को मिस कर रहे हैं यहाँ पे। वो आप क्या मिस कर रहे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप जो है वो क्या मिस क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ये कंडीशन जो है इसको मिस कर दिया है। द डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्ससीड दैट फॉर द एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन वन, यानी कि x2 जो आपका होगा वो क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं जो सेकंड कंडीशन है ये वाली कंडीशन अगर आप देखें तो ये वाली कंडीशन जो है जिसपे मैं मार्क कर रहा हूं अभी, अगर आप देखेंगे तो ये है, ये देखें। अब वो कह रहा है कि जी इंटीरियर जो है यानी कि x2 जो है वो बड़ा नहीं होगा, यानी कि जो x2 होगा वो क्या होगा आपका, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, x1 प्लस, आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, x1 प्लस 1 के। तो ये देखें इस तरह के कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इसको आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको ये वाली जो आपकी इनक्वालिटी है वो मिल जाएगी। ये आपका सबका मिसिंग था, आप लोगों ने यहाँ तक जो सबने ठीक किया था, लेकिन ये नीचे वाला कंस्ट्रेंट मिसिंग था। और जो सेकंड कंस्ट्रेंट इसमें मिला हुआ है वो आपने ये भी मिस कर दिया। द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन। मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो 2 टन से ज्यादा आपकी डिमांड है ही नहीं, यानी कि जो इंटीरियर पेंट है यानी कि x2 जो है वो उसकी डिमांड इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम ही होगी, मैक्सिमम 2 है, इससे कम होगी। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 और x1 एंड x2 आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। से यस और नो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, और अगर नहीं भी आया तो अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम इसको क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया। कुछ यस सर में है, कुछ नो भी है, कोई मतलब नहीं है। जिनको समझ में आ गया, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। तो ठीक है, तकरीबन स्टूडेंट्स की बात ये कर रहे हैं कि सर हमें समझ में आ रहा है, परफेक्ट, यस सर परफेक्ट। यही मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है इसके साथ इसको जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें, इस लर्निंग को, इस प्रोसेस को, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को फुली इनरोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सेज अभी कम हैं, सिर्फ 10 या 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक मैं उनको भी देख लूँगा कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पर अटके हुए हैं या क्लास नहीं ले रहे या क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल कोई नहीं, बाकी जो इसमें कमी बेशी रह गई वो हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में मैं आपके साथ लाइव डिस्कशन में दोबारा से डिस्कस कर लेता हूं। तो एक अगला प्रॉब्लम है, अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं कि मैं ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दूं। आप लोगों के पास जो मैक्सिमम टाइम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो आप लोगों के पास जो है सिर्फ आपको मिलेंगे इसके लिए 3 मिनट्स, और यू गाइज हैव 3 मिनट्स to read this, to solve this. You just have to write its linear programming, and 3 मिनट का टाइम आप लोगों को दे देता हूँ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट के बाद मैं दोबारा वापस आता हूँ। ये प्रॉब्लम शायद आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप इस प्रॉब्लम को करने के लिए एक सिंपल टेबल बना लें, मेन में लिख लें ए और बी, और जो जो डेटा है आपका उसको आप रिकॉर्ड करते जाएं। जब आप टेबल बना लेंगे एक सही से, तो उसके बाद आपको इसका लीनियर प्रोग्रामिंग बनाने में 1 मिनट से भी ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगेगा।
यस, आई एम हैप्पी फॉर यू। आप लोगों के आंसर आई थिंक तकरीबन सही हैं, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, तो डिस्कस करते हैं कि इसमें एंड में सोल्यूशन इसका क्या निकलता है। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि तकरीबन जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एक जैसे हैं सबके, 20 और 50। और यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिन्होंने 50 लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मुझे उनका नाम, तो 41 जो है उन्होंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 50x2 लिखा हुआ है, और बाकियों ने सब ने जो है वो 20 लिखा है। तो आप थोड़ा सा रिव्यू करें। मेरे ख्याल में तकरीबन सबके आंसर जो हैं सही हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे 58 हैं, और इनके अलावा ठीक हैं बाकी, और ये हैं 43 हैं। 58 और 43 आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है, लेकिन आप लोगों ने जो है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मिस कर दी हैं। तो जब भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारा पहला गोल जो मेन होता है वो ये होता है कि हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करें। तो इसका मतलब है x1 और x2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगे, वो कंडीशन आप लोग ऐड कर दें। तो आई होप कि आप मुझे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और रिसेंटली जो एक रिजल्ट मुझे रिसीव हुआ है ये है 38 ने भेजा है। इन्होंने बहुत अच्छे से टेबल बनाया है 2, 3, और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स भी अच्छे से लिख दिए हैं। और फिर इन्होंने जो है अभी आप इस टेबल को अभी भी थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, ताकि बहरहाल आपका सोल्यूशन मेरे ख्याल में ठीक है। और जो है तकरीबन सबके सेम आंसर्स हैं, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, परफेक्ट। आई होप कि आप लोग भी इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोग इस तरह से अगर आप सपोर्ट करें, थोड़ा सा साथ दें, तो हम बिल्कुल लर्निंग को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जिस तरह से मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप लोगों को अपने साथ जो है वो इन्वॉल्व रखूँ। सो मेरे ख्याल में ये इधर ठीक हो गया है। अब हम लोग चलते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया
वो आज की क्लास में उनको रियायत है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में उनको रियायत बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो आप अपनी तैयारी करके आएंगे। तो अब मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है वो उसको देख लेता हूँ कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले जो है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब एक न्यूट्रिस्ट है जो कि बेसिकली आपकी जो हम लोग जो फूड यूज़ करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स, तो बेसिकली उनकी यहाँ पे बात हो रही है कि एक बंदे को जो बॉडी में जो आपको फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो कितनी है, उसका एक हमारा डाइट प्रॉब्लम है। आप प्लानिंग अ मेन्यू कंसिस्टिंग ऑफ 2 फूड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 फूड्स हैं, एक फूड ए है और एक फूड बी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फूड ए यहाँ पे और फूड बी अगर मैं यहाँ पे साथ लिख दूँ, इस प्रॉब्लम का सलूशन शायद मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे 2 फूड्स लिख देता हूँ, ए और बी। तो ईच ऑन्स ऑफ ए कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ फैट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैट, यहाँ पे साइड पे एक पे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। आई होप मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अच्छी साफ सुथरी इंग्लिश लिख लूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वो शायद पॉसिबल नहीं है। आपके पास फैट है और कार्ब्स हैं, मैं सिंपल एक सी लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अलावा आपके पास क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे आपके पास हैं, और मैं प्रोटीन को शॉर्ट फॉर्म में लिख के यहाँ पे प्रो कर देता हूँ। तो जो ए है आपके पास, ईच ऑन्स ऑफ ए कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ फैट। तो ए में आपके पास 2 यूनिट्स ऑफ फैट हैं, और ऑफ यूनिट्स ऑफ फैट 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपके पास 1 यूनिट है, और 4 यूनिट ऑफ प्रोटीन है। तो ये हमने एक टेबल में लिख दिया है, प्रोटीन है। एंड ईच ऑन्स ऑफ बी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ फैट, और ये 3 यूनिट्स ऑफ फैट हैं, और 3 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन है। लेट मी, अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूं तो प्लीज लेट मी करेक्ट। तो ये आपके पास डेटा था, यूनिट्स ऑफ फैट। द न्यूट्रिनिस्ट वांट द मील टू प्रोवाइड एट लीस्ट, यहाँ पे मजेदार कंडीशन आ गई। एट लीस्ट का मतलब होगा कम अज कम, यानी कि इससे ज्यादा भी, मतलब हमारी बॉडी को एट लीस्ट इतने जरूरत है। यानी कि जो हमारी डाइट प्लान्स करते हैं, ये एक तरह के एक डॉक्टर्स होते हैं, बेसिकली ये भी एक डॉक्टर्स ही हैं, डॉक्टर ही है। तो एट लीस्ट 18 यूनिट्स ऑफ फेट, यानी कि जो फेट के हैं वो हमें जो इसकी जो बाउंड्रीज मिली हैं, एट लीस्ट यानी कि 18 यूनिट्स ऑफ फेट चाहिए, एंड एट लीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 12 यूनिट आपको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, एंड एट लीस्ट 24 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। कम अज कम इतनी ग़िज़ाइयत जो है हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो ये नॉट श्योर कि ये बिल्कुल किसी ह्यूमन बॉडी के लिए, लेकिन एक जनरल प्रॉब्लम है, तो बेसिकली मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो ये थे हमारे पास जो हम लोगों ने इस टेबल में जो जो चीजें मुझे मिल रही हैं मैं लिखता जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं 24 यूनिट्स। इफ एन ऑन्स ऑफ ए, यानी कि अगर ए का एक ऑन्स जो है, यहाँ पे ये कॉस्ट है, यानी कि 20 सेंट, यहाँ पे 20 ए और 25 बी। बी के लिए हमारे पास कितने हैं, 25 हैं। How many ounce of each food should be served? Minimize the cost of the meal, satisfy nutritious requirement. तो हम लोग जो है वो जो न्यूट्रिशन है, ये इनको जो वो चाह रहे हैं कि हम लोग आपको अच्छे से अच्छा फूड जो है वो प्रोवाइड करें, यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट आपको मिल जाए, लेकिन आपको जो कॉस्ट है वो कम से कम जो है आपको भरनी पड़े। तो अब हम लोगों ने इसमें से मॉडल बनाना है, तो ये मॉडल बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब मेरे ख्याल में हर चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ पे अगर आप x1 ले लें कि आपका जो है वो सप्लीमेंट फूड फॉर ए के लिए, और x2 आप लोग ले लें फॉर बी के लिए, यानी कि इफ x1 एंड x2 डिनोट द नंबर ऑफ ऑन्स ऑफ फूड ए एंड बी, अगर आप ए और बी के लिए x1 और x2 ले लें
तो डेफिनेटली हमारे पास जो मॉडल बनेगा वो बनेगा। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, आप लोग अपने मॉडल्स जिन्होंने बनाए हैं वो चेक कर लें, जिन्होंने नहीं बनाए वो लिख लें। सो वी आर गोइंग टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम। बेसिकली कॉस्ट है तो कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज किया जाता है। इसका मतलब है सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम जो होगा वो मिनिमाइजेशन का होगा। वी आर गोइंग टू मिनिमाइज समथिंग दैट इज बेसिकली कॉस्ट। तो पहला जो गोल है वो मिनिमाइजेशन का है। So z is equal to basically we have 20x1 plus 25x2। तो कॉस्ट फंक्शन आप लोगों ने डिजाइन कर लिया। उसके बाद जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगा वो होगा 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, क्योंकि मिनिमम हमें एटलीस्ट मिला हुआ तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्रेटर देन सिंबल। तो यहाँ पे आप इसमें ग्रेटर देन सिंबल ऐड कर दें। और दूसरा जो है वो हमें मिला है x1 प्लस 3y, तो यहाँ पे भी आप ग्रेटर देन आर इक्वल की सिंबल को अप्लाई कर दें। और तीसरा जो है दैट इज 4x1 प्लस 3x2, यहाँ पर भी आप ग्रेटर देन आर इक्वल की सिंबल लगा दें। और इसके साथ यहाँ पे x1 और आपका जो x2 है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन वो हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। शायद अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लेते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी बॉडी में माइनस प्रोटीन्स हो या माइनस फैट हो या माइनस कार्ब हो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जो है वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को आगे ले रहे हैं अपने साथ। तो ये था आज के प्रॉब्लम का सलूशन। इसका सलूशन शायद इस स्लाइडों में नहीं है, मैंने आपको करवा दिया है, अब आप इसको समझेंगे और दोबारा से रिव्यू करेंगे। एक और डाइट प्रॉब्लम है, इसका भी सलूशन यहाँ पे नहीं है, ये भी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको ट्राई करके आइएगा, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टाइम शॉर्ट है तो थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो आपके ले लेते हैं। और इसके अलावा इसमें असेसमेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये भी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने करके आना है। और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के पास है, मेन्यू कंसिडर 2 फूड्स ए एंड बी 2 यूनिट्स ऑफ एड, ये हम लोग कर चुके हैं अभी, वो सेम प्रॉब्लम ही है, ये हमने कर लिया है। और इस लेक्चर्स की जो रेफरेंस थी स्पेशल थैंक्स टू देम, जहाँ से मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए बनाए थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा लेक्चर रहा, काफ़ी लर्निंग एटमॉस्फेयर था आज के लेक्चर का। बहुत अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छी कोशिश की कि आप लोगों को अपने साथ इनरोल कर लूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में भी आया होगा और लेक्चर में मज़ा भी ज़रूर आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने भरपूर साथ दिया आज के लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नासिर।